नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसने भारत पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, मतलब 300 साल से भी ज्यादा। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी पूरी कहानी बताती है। कैसे ये शुरू हुई, कौन-कौन से वंश आए गए, उनका राजकाज कैसा था, कल्चर पर क्या असर पड़ा और आखिर में इसका अंत कैसे हुआ। सही। और आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स ना दोहराएं, बल्कि ये समझे कि इस सल्तनत का मतलब क्या था, ये बनी कैसे। हाँ, और कौन थे वो सुल्तान जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल। उनकी पॉलिसीज क्या थीं? जैसे वो इक्ता सिस्टम था, उसका क्या मतलब था? और उस वक्त की आम जिंदगी कैसी थी, इकोनॉमी, समाज। और वो जो एक मिली-जुली संस्कृति बनी, इंडो इस्लामिक। हाँ, वो कैसे पनपी। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी ताकतवर सल्तनत आखिर बिखर क्यों गई। तो चलिए इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जाहिर है ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो मध्य एशिया से आई, है ना? तुर्क हमले। हाँ, महमूद गजनी आया, लूटपाट की, चला गया। उसने कोई परमानेंट राज नहीं बनाया यहाँ। लेकिन मोहम्मद गौरी अलग था, वो सिर्फ लूटने नहीं आया था। सही कहा। वो यहाँ हुकूमत करना चाहता था। और इसमें 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई बहुत अहम साबित हुई। पृथ्वीराज चौहान की हार। हाँ, उस हार ने गौरी के लिए दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 1206 में गौरी की मौत हो गई अचानक। और उसका कोई सीधा वारिस भी नहीं था। बिल्कुल। तो उसके जो सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति थे, उनमें सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई। और इसी में से निकले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यहीं से ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290 शुरू हुआ। ऐबक, हाँ, उसे लख बख्श भी कहते थे। लाखों का दान देने वाला। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। और दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत भी ऐबक नहीं की थी, हालांकि पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। ऐबक का राज तो छोटा ही रहा। हाँ, लेकिन नींव डाल दी थी उसने। सल्तनत को असल ताकत और शक्ल दी उसके दामाद इल्तुतमिश ने 1211-1236। उसे सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाता है। क्यों? उसने ऐसा क्या किया? देखो, सबसे पहले तो वो राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। दिल्ली ज्यादा महफूज थी और सेंटर में भी थी। और उसने प्रशासन को भी संभाला। बिल्कुल। यहीं पर वो मशहूर इक्ता सिस्टम आता है। हाँ, ये इक्ता सिस्टम क्या था असल में? बार बार सुनते हैं इसके बारे में। देखो, आसान भाषा में समझो तो ये जमीन का आवंटन था। बड़े मिलिट्री कमांडरों और अमीरों को कैश सैलरी की जगह एक इलाके का रेवेन्यू वसूलने का हक दे दिया जाता था। अच्छा। उसी रेवेन्यू से वो अपनी सेना का खर्चा चलाते थे, और जो पैसा बचता था, जिसे फवाजिल कहते थे, वो शाही खजाने में जमा करना होता था। तो ये परमानेंट होता था, मतलब बाप के बाद बेटे को? नहीं, इल्तुतमिश के टाइम पे ये बिल्कुल परमानेंट नहीं था, ट्रांसफरेबल था। आज यहाँ का इक्तदार, कल कहीं और का, इससे कंट्रोल बना रहता था। समझ गई। और इल्तुतमिश ने वो तुर्काने चहलगानी भी बनाया था, वो क्या था? हाँ, चालीसा। ये उसके 40 सबसे वफादार तुर्क गुलाम सरदार थे, एक तरह से उसकी कैबिनेट। शुरू में तो ये बड़े मददगार साबित हुए, लेकिन बाद में? बाद में ये इतने ताकतवर हो गए कि सुल्तानों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। खैर, इल्तुतमिश ने करेंसी भी अपनी जारी की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, स्टैंडर्ड करेंसी। इल्तुतमिश के बाद तो एक बहुत ही अनूठी बात हुई, रजिया सुल्तान 1236-40 का तख्त पर बैठना। हाँ, वाकई, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। इल्तुतमिश ने उसे ही चुना था, अपने बेटों से ज्यादा काबिल समझकर। लेकिन वो चली नहीं ज्यादा दिन। कहाँ से चलती हैं? वो तुर्क अमीर, खासकर वो चालीसा वाले, एक औरत के नीचे काम करने को तैयार ही नहीं थे। बहुत साजिशें हुई, और बेचारी रजिया को सिर्फ 4 साल में हटा दिया गया, मार दिया गया। इससे पता चलता है कि अमीर कितने पावरफुल थे। बिल्कुल। रजिया के बाद कुछ कमजोर सुल्तान आए, अमीरों का बोलबाला रहा। फिर इस पूरी अस्थिरता को खत्म किया गयासुद्दीन बलबन 1266-87 ने। बलबन, खून और लोहे की नीति वाला। हाँ, वो खुद चालीसा का हिस्सा था, तो उसे पता था कि इनकी ताकत कैसे तोड़नी है। वो समझ गया था कि अगर सल्तनत बचानी है तो सुल्तान की इज्जत और डर दोनों कायम करने होंगे। तो उसने सबसे पहले उन्हीं 40 अमीरों की छुट्टी की। बिल्कुल, उनकी ताकत खत्म की। फिर उसने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की,
सिजदा, पाइबोस। घुटनों के बल झुकना और सुल्तान के पैर चूमना। हाँ, मकसद था सुल्तान को आम अमीरों से बहुत ऊपर दिखाना, लगभग भगवान जैसा। उसने जासूसी सिस्टम भी बहुत मजबूत किया। और मंगोलों का खतरा भी तो था उसके वक्त। हाँ, मंगोल लगातार हमले कर रहे थे। बलबन ने बॉर्डर की किलेबंदी की और काफी हद तक उन्हें रोके रखा। लेकिन मामलुक दौर की एक प्रॉब्लम बनी रही, सक्सेशन का कोई क्लियर रूल नहीं था। सुल्तान मरा नहीं कि तलवारें खिंच गईं। और शायद इसी वजह से खिलजी आ गए। काफी हद तक। आखिरी मामलुक सुल्तान कमजोर थे। माहौल ऐसा बना कि जलालुद्दीन खिलजी 1290-96 ने तख्ता पलट दिया। खिलजी वंश शुरू हुआ। जलालुद्दीन तो काफी नरम माने जाते थे। हाँ, बूढ़े भी थे, लेकिन उनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। अलाउद्दीन, जिसने अपने चाचा को ही मारकर तख्त हासिल किया, इसका दौर तो सल्तनत के लिए बहुत अहम रहा। बहुत ज्यादा। अलाउद्दीन ने सल्तनत को बहुत फैलाया। गुजरात, राजस्थान जीता, फिर मलिक काफूर को साउथ भेजा। हाँ, मलिक काफूर देवगिरी, वारंगल, मदुरई तक पहुंच गया था वो। और वहां से बेहिसाब दौलत लूट कर लाया। सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया अलाउद्दीन ने। और हाँ, मंगोलों को भी उसने बुरी तरह हराया कई बार। इतने बड़े साम्राज्य और इतनी लड़ाइयों के लिए तो बहुत बड़ी फौज चाहिए होगी। बिल्कुल। और यहीं से उसके रिफॉर्म्स शुरू होते हैं। उसे चाहिए थी एक बड़ी परमानेंट आर्मी जो सिर्फ सुल्तान के प्रति वफादार हो। तो उसने क्या किया? पहली बार सैनिकों को नकद सैलरी देना शुरू किया, एकता पर निर्भरता कम की। अच्छा, कैश सैलरी? हाँ, और फौज में घपले रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग, और सैनिकों का पूरा हुलिया लिखने, हुलिया का सिस्टम शुरू किया। ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव थे। ठीक है, फौज तो बन गई, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आया इस सब के लिए? यहीं पर उसके दूसरे सख्त कदम आते हैं, रेवेन्यू और मार्केट कंट्रोल। उसने दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में लैंड टैक्स, खराज बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। 50%? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। और उसने बीच के जो जमींदार या मुखिया होते थे, खुद मुकद्दम, उनके अधिकार छीन लिए। सीधा किसानों से टैक्स कलेक्शन, ताकि पैसा सीधा खजाने में आए। और उसका वो बाजार नियंत्रण वाला किस्सा, वो क्या था? हाँ, ये उसका सबसे अनोखा और शायद सबसे सख्त कदम था। उसने दिल्ली में और शायद कुछ और बड़े शहरों में भी हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया। अनाज, कपड़ा, घोड़े, जानवर, यहां तक कि गुलामों का भी। दाम फिक्स कर दिए, मतलब कोई उससे ज्यादा नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं। और इसे लागू करवाने के लिए बहुत सख्त इंतजाम किए। शहनाए मंडी नाम के अफसर लगाए, जासूस छोड़े, कम तौलने या ज्यादा दाम लेने पर भयानक सजाएं थीं। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मकसद साफ था, फौज को सस्ते दाम पर सामान मुहैया कराना। जब चीजें सस्ती होंगी तो कम सैलरी में भी सैनिकों का गुजारा हो जाएगा। इससे खजाने पर बोझ कम पड़ेगा और आम लोगों को भी थोड़ी राहत मिली होगी। सुनने में तो बड़ा कारगर लगता है, पर क्या ये चल पाया? देखो, जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहा और सख्ती रही, तब तक तो चला। लेकिन ये पूरा सिस्टम सुल्तान की मर्जी पर टिका था। उसकी मौत के बाद ये सब खत्म हो गया। खिलजी वंश भी उसके बाद ज्यादा नहीं चला। और फिर आए तुगलक, 1320 से 1314। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की, लेकिन तुगलक वंश का नाम आते ही जहन में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। हाँ, वो अपनी योजनाओं की वजह से बहुत मशहूर या बदनाम हुए। बिल्कुल, पढ़ा लिखा बहुत था, आइडियाज भी बड़े बड़े थे, पर शायद प्रैक्टिकल कम था। उसकी 2 योजनाएं तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहीं। एक तो राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, दौलताबाद यानी देवगिरी। सोचा ये कि वो सेंटर में है, साउथ पर कंट्रोल रहेगा, मंगोल हमलों से भी सेफ रहेगी। आइडिया बुरा नहीं था, पर हुआ क्या? लागू करने का तरीका भयानक था। पूरी दिल्ली की जनता को हुक्म दिया कि चलो दौलताबाद, जबरदस्ती। रास्ते में हजारों लोग मर गए, गर्मी, पानी की कमी। आखिरकार ये प्लान फेल हो गया, वापस दिल्ली आना पड़ा। और दूसरा वो सांकेतिक मुद्रा वाला एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। हाँ, उस वक्त दुनिया में चांदी की थोड़ी कमी थी, तो उसने सोचा कि चांदी के टंका के बराबर वैल्यू के तांबे या कांसे के सिक्के चला दें। ये भी सुनने में तो ठीक लग रहा है। प्रॉब्लम ये हुई कि सरकारी टकसाल पर कंट्रोल सख्त नहीं था। नतीजा, लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अरे! हाँ, पूरा बाजार जाली सिक्कों से पट गया। असली सिक्के लोगों ने छपा लिए, ट्रेड चौपट, इकॉनमी बैठ गई। सुल्तान को आखिरकार अपनी ही टोकन करेंसी वापस लेनी पड़ी और उसके बदले लोगों को खजाने से चांदी देनी पड़ी। खजाना खाली हो गया। मतलब अच्छा करने चले थे, पर हो बुरा गया। बिल्कुल। उसकी योजनाएं अक्सर ऐसी ही साबित हुईं। विद्रोह बहुत हुए उसके टाइम में। सल्तनत फैली हुई तो थी, पर कमजोर हो रही थी।
हालांकि एक बात है, मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा धार्मिक तौर पर लिबरल था। हिंदू योगियों, जैन संतों से मिलता था, बातें करता था। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, हाँ। 1351 टू 1388। हाँ जी। उसने शायद मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों से बचने की कोशिश की। हाँ, उसने शांति पर जोर दिया। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम करवाए, नहरें, कुएं, बाग, शहर बसाए, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। गुलामों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगान। कहते हैं लाखों गुलाम थे उसके पास। लेकिन उसकी भी कुछ पॉलिसीज थीं जिनके बुरे नतीजे निकले। हाँ, दो चीजें बहुत अहम थी। एक, उसने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी यानी वंशानुगत बना दिया, बाप के बाद बेटे को। ओह, तो इल्तुतमिश वाली बात खत्म हो गई। हाँ, और दूसरा, उसने फौज में भी पदों को वंशानुगत कर दिया। इससे हुआ ये कि जो लोकल गवर्नर्स या इक्तेदार थे, वो अपने इलाकों में बहुत ताकतवर हो गए, बाप दादा की जागीर समझने लगे, सेंटर का कंट्रोल ढीला पड़ गया। ये सल्तनत के लिए अच्छा नहीं हुआ। और धार्मिक तौर पे वो मोहम्मद बिन तुगलक से अलग था। हाँ, फिरोज शाह ज्यादा कट्टर माना जाता है। उसने उलमा की बहुत सुनी, शरिया लागू करने की कोशिश की, ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया जो पहले नहीं लगता था। कुछ मंदिरों को तोड़ने की बातें भी आती हैं। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन तेजी से हुआ। हाँ, और फिर वो कयामत आई 1398 में, तैमूर का हमला। तैमूर लंग? हाँ, मध्य एशिया से आया, दिल्ली को लूटा, जलाया, भयानक कत्लेआम किया। कहते हैं दिल्ली हफ्तों तक मुर्दों का शहर बनी रही। इस हमले ने तुगलक सल्तनत की जो बची खुची ताकत थी, वो भी खत्म कर दी। सल्तनत बिखर सी गई। तैमूर के जाने के बाद कौन आया? सैयद वंश, 1414-1451। हाँ। खिज्र खान ने शुरू किया, जो तैमूर का ही आदमी था। पर सैयद सुल्तान तो बस नाम के थे। उनका राज दिल्ली और आसपास के छोटे से इलाके तक ही सिमट कर रह गया। उनमें दम नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो खुद को सुल्तान भी नहीं कहते थे, तैमूरियों का गवर्नर मानते थे। फिर आए लोधी, 1451-1526। ये पहले अफगान शासक थे, है ना? हाँ, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले पहले अफगान बहलोल लोदी ने इसे शुरू किया। उसने जौनपुर जैसे बड़े सूबे को वापस जीता। और उसके बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोदी 1489 to 1517 काबिल शासक था। उसने एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा, खेती पर ध्यान दिया, बिहार तक कंट्रोल बढ़ाया, और उसने राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की। अच्छा, आगरा, जो बाद में मुगलों की भी राजधानी बनी। हाँ, लेकिन आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 से 26, वो अपने ही अफगान सरदारों को नहीं संभाल पाया। क्यों? क्या प्रॉब्लम थी? देखो, अफगान कबीलों का सिस्टम बराबरी वाला होता है। सरदार लोग सुल्तान को बराबर वालों में पहला, प्राइमस इंटर पारिस मानते थे, मालिक नहीं। बहलोल और सिकंदर ने तो जैसे तैसे निभा लिया, पर इब्राहिम लोदी थोड़ा सख्त मिजाज था। उसने सरदारों पर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो सरदार नाराज हो गए। बिल्कुल। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, इब्राहिम का चाचा आलम खान, ये सब उसके खिलाफ हो गए। और उन्होंने ही बाबर को बुला लिया काबुल से। हाँ, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई। अंदरूनी फूट ने बाहरी हमलावर को मौका दे दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। और बाबर जीत गया। उसकी सेना छोटी थी पर ज्यादा डिसिप्लिन थी। उसके पास तोपें थीं और लड़ने का तरीका तो लुगमा बेहतर था। इब्राहिम लोदी मारा गया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म। 32 साल का राज। और शुरू हुआ मुगल दौर। बिल्कुल। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस पूरे सल्तनत पीरियड की देन क्या है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से? देखो, उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की। सेंटर में अलग अलग डिपार्टमेंट थे। रेवेन्यू के लिए दीवाने वजारत, आर्मी के लिए दीवाने अर्ज, धर्म और फॉरेन अफेयर्स के लिए दीवाने रिसालत, शाही खतों के लिए दीवाने इंशा। ये सब एक ढांचा था। और इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम हालांकि बाद में कमजोरी बना, पर शुरू में उसने एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन को एक बेस दिया। और इकोनॉमी कैसी थी? शहरों का विकास हुआ। दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, जौनपुर, ये बड़े ट्रेडिंग और क्राफ्ट सेंटर बने। ट्रेड बढ़ा, देश के अंदर भी और बाहर भी, खासकर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से। पैसे का लेन देन कैसे होता था? स्टैंडर्ड सिक्के थे, टंका और जीतल। सड़कें बनी, सराएं बनी, पोस्टल सिस्टम, उलुक और दावा भी काफी तेज था। और इंडस्ट्रीज? हाँ, टेक्सटाइल, मेटल वर्क, कागज बनाने की टेक्निक भी इसी टाइम आई। और खेती तो बेस थी, उसमें भी पर्शियन व्हील यानी रहट जैसी नई तकनीकें आई। और समाज कैसा था? हिंदू मुस्लिम रिश्ते? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अलग अलग सुल्तान के टाइम अलग अलग माहौल रहा। मुस्लिम समाज में भी ऊंच नीच थी। तुर्क, ईरानी, अफगान अमीर खुद को सुपीरियर समझते थे। भारतीय मुसलमानों की हैसियत कम थी, गुलामी बहुत थी। और हिंदू समाज ने अपना स्ट्रक्चर काफी हद तक बनाए रखा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल बना रहा।
धार्मिक टॉलरेंस या कट्टरता सुल्तान पर डिपेंड करती थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल अलग थे। लेकिन इसी दौर में सूफी और भक्ति संतों ने दोनों कम्युनिटीज के बीच पुल बनाने का काम भी किया। और एक चीज जो आज भी हम देख सकते हैं वो है आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक स्टाइल। हाँ बिल्कुल, ये इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का एक जबरदस्त मिक्सचर है। आपको मेहराब, आर्च और गुंबद डोम दिखेंगे जो इस्लामिक स्टाइल है। और साथ में इंडियन मोटिव्स जैसे कमल, कलश। हाँ, और शहतीर टोड़ा वाली टेक्निक, नक्काशी, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर का इस्तेमाल। कुतुब मीनार। हाँ, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, फिर अलाउद्दीन का अलाई दरवाजा कितना सुंदर है। तुगलकों के टाइम के किले, तुगलकाबाद। हाँ, वो भारी भरकम स्टाइल, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और फिर लोधी गार्डन के मकबरे देखो, उनमें डबल डोम हैं, अष्टकोणीय डिजाइन है, ये सब उसी मिक्स स्टाइल के नमूने हैं। तो कुल मिलाकर सल्तनत का दौर सिर्फ लड़ाइयों और बदलते वंशों का नहीं था। इसने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, कल्चर पर गहरे निशान छोड़े। बिल्कुल सही। इसने भारत को पॉलिटिकली एक करने की कोशिश की, भारत को सेंट्रल एशिया और इस्लामिक दुनिया के ज्यादा करीब लाया। नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी, आर्ट का एक्सचेंज शुरू हुआ। उर्दू जैसी जबान की जड़ें भी इसी दौर में हैं। तो इसकी लेगेसी बहुत गहरी है। यकीनन। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत गिरी क्यों? क्या ये सिर्फ अंदर की कमजोरियां थीं, जैसे वो उत्तराधिकार के झगड़े, अमीरों की साजिशें, और बाहर के हमले थे, तैमूर, बाबर? सल्तनत के अपने स्ट्रक्चर में ही कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस थे जो आखिरकार उसके पतन का कारण बने। इस पर